अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास 7 ट्रॉफी हैं। हम टी20 के भी चैंपियन हैं, हम वनडे 2 बार जीत चुके हैं, हम विश्व चैंपियनशिप जीत चुके हैं, टी20 वगैरह। और कल रात इतिहास रचा है हमारी बेटियों ने। विश्व कप जब हरमनप्रीत कौर के हाथों में था और जब वो उसको ऊपर ले जा रही थी, अच्छे-अच्छे पत्थर दिलों की भी आंखें डबडबा आई। क्या मैच था! मैं तो खैर लास्ट के 10 या 15 ओवर ही देख पाया, जब दक्षिण अफ्रीका की कप्तान आउट हुई और उसके बाद पूरा गेम ही चेंज हो गया। और उसके बाद फिर हमने पूरा वो नज़ारा देखा है। पूरा हिंदुस्तान कल, जहाँ मैं कॉलोनी में रहता हूँ, पटाखों पर पटाखे छूटे जा रहे थे। जिनके भी दिवाली के बचे हुए थे, सब कल फोड़ दिए लोगों ने। ये जो जज़्बा है, ये ऐसे ही नहीं आता है साहब। और पहली बार किसी भारतीय महिला टीम ने अगर ये कीर्ति पताका फहराई है, तो इसके बहुत मायने हैं। वैसे तो हमारी कई बेटियां अतीत में भी अलग-अलग गेम्स में तिरंगा फहराती रही हैं। साइना नेहवाल हो, पीवी सिंधु हो, सानिया मिर्जा हो, बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। हॉकी हमारी टीम जो है, भारत की महिला हॉकी टीम, वो भी बहुत आला दर्जे का प्रदर्शन कर चुकी है। लेकिन कल के क्षण हमें बहुत कुछ बताते हैं, बहुत कुछ कहते हैं और बहुत कुछ सोचने के लिए बाध्य करते हैं। और ये टूर्नामेंट होते हैं, ये कामयाबियाँ होती हैं, जब ब्रांड के तौर पर, जिसको हम कहते हैं ना कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊँचा रहे हमारा। तो ये भावना पूरे विश्व में हमारा मान-सम्मान बढ़ाती है, हमारी ब्रांडिंग को 4 चाँद लगाती है। लेकिन इतनी बड़ी विजय के बाद अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों की जो टिप्पणियाँ आ रही हैं, मैं सोशल मीडिया की गलियों में जाकर के कभी-कभी ज़रा उन पर एक दृष्टि डालता हूँ। उसमें कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग, खरदूषण टाइप, कुछ जिनको हमारी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती हैं और उसमें भी उन लोगों को कुछ ना कुछ खुड़पेच करना होता है, ऐसी टिप्पणियाँ भी पढ़ने को मिली हैं। सीधे जुड़ लेते हैं अपने गेस्ट से, और मैं क्या परिचय दूँ अवनीश शर्मा जी का। आप उनकी मेधा से, उनके सुलझे हुए विचारों से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। तो सीधे जुड़ लेते हैं और फिर चर्चा करेंगे। अवनीश जी, बहुत स्वागत है, नमस्कार। सर प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम जी। मैं एक टिप्पणी देख रहा था और उस टिप्पणीकार का नाम भी मैं नहीं लेना चाहता इस शो पर। उसने कहा कि महान क्रिकेटर, इस सदी के महान क्रिकेटर कपिल देव अ, हरमनप्रीत कौर को विश्व कप ट्रॉफी प्रदान करते हुए। और जाहिर है, कपिल देव तो नहीं थे, जय शाह थे। और जय शाह, उनको क्यों निशाना बनाया गया? क्योंकि वो अमित शाह के बेटे हैं। ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते ये लोग कि वो आईसीसी के इस समय चेयरपर्सन हैं। इससे पहले बीसीसीआई के चेयरपर्सन थे। और ये वो लोग हैं, जब माधवराव सिंधिया बीसीसीआई के चेयरमैन थे या शरद पवार थे, तो इनकी ज़बान से कोई बोल नहीं फूटता था। उस समय ये चुप रह जाते थे। आज अगर अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बनता है या आईसीसी का चेयरमैन बनता है और उनकी सरपरस्ती में हमारी भारतीय टीम अगर सर्वोच्च पुरस्कार हासिल कर रही है, मेडल जीत रही है, चैंपियन बन रही है, तो इनको गलत बयानी करते हुए, व्यंग कसते हुए शर्म नहीं आती है। जी सर। सर सबसे पहले तो हमारी बहनों, हमारी बेटियां जिन्होंने कल महिला क्रिकेट में सर्वोच्च मुकाम हासिल किया है, उनको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत बधाई। सर हैंसी क्रोनिये स्वर्गीय, जब उनका मैच फिक्सिंग वाला इशू हुआ था, उसके बाद कई सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी
तो यकीन बताऊं कि मेरा क्रिकेट से वो थोड़ा लगाव घट गया था, अजीब सा लगने लगा था। और सच बताऊं तो मैं अब क्रिकेट बेहद कम देखता हूं। लेकिन कल मेरी बेटी ने मुझे फोन किया और उसने कहा कि पापा ये वाला मैच जरूर देखना, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू ग्रैब द वर्ल्ड कप। और न जाने, मुझे याद नहीं है सर, मैंने पिछला कब कोई मैच पूरा देखा। और कल मैं पूरा मैच मैंने देखा। इस चक्कर में मैंने अपने यहाँ एक रिकॉर्डिंग भी डाल दी। सर, मैं कानपुर रहने के दौरान ग्रीन पार्क अक्सर जाता था, मेरे कई सारे लोकल मित्र थे, तो वो वहां पर खेलते थे। और प्रियंका शैली और ये मिताली राज जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये वहां प्रैक्टिस करते थे। ये बच्चियां कैसे साइकिलों से आती थी, प्रियंका शैली मैं बता रहा हूँ। और रही बात आईसीसी चेयरमैन या बीसीसीआई चेयरमैन, वो अमित शाह के बेटे हैं, इस वजह से इनका विरोध है। तो सर, ये वही लोग हैं, इनका डीएनए वही है जो 10 जनपद खानदान में पैदा होने वाले किसी को पीएम मटेरियल नहीं, श्योर शॉट पीएम मानते हैं और उनको उसी तौर पर देखते हैं। तो इसलिए इनकी इन तुलनाओं का जवाब देना या इनको एड्रेस करना तो बेमानी। हाँ, मैं आपको सर प्रणाम करता हूं कि आपने इस विषय को लिया है। इस बहाने बहुत सारी और बात हो गई। ये वही प्रधानमंत्री हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बिना कहते हुए इन्होंने इसको एक्सटेंड किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। सर, ऑपरेशन सिंदूर से शुरुआत करते हैं। हमारे ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन की ब्रीफिंग के लिए वो हमारी बेटियां ही तो थी। उसके अलावा वीवीआईपीस की सुरक्षा में आज कमांडोज के रूप में हमारी बेटियां हैं। एनसीसी की टुकड़ी हमने परंपरागत रूप से राजपथ पर परेड करते हुए देखा है सर, लेकिन अब कमांडोज की एक पूरी बटालियन, एक पूरी टीम जो है वो हमारी बेटियों की। फाइटर जेट्स पे हमारी बेटियां हैं। और प्रधानमंत्री जी का जरा देखिए सर, वैसे तो वो सभी खिलाड़ियों से कभी भी कोई इंटरनेशनल मैच हो, और एक मैं आपको बताऊं, दृष्टि बाधित क्रिकेट टीम वो खेल के लौटी थी। और उत्तर प्रदेश के तब सीनियर आईएएस रहे, अब मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, मेरा ही नाम राशि उनका है, अवनीश अवस्थी जी। वो उसके प्रमुख हुआ करते थे, जो दृष्टिबाधित पैरा टीम जो है। और उस समय वो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लिखा पत्र कि सर, इस तरह का एक अचीवमेंट हुआ है, और प्रधानमंत्री जी ने अपने आवास पर दृष्टि बाधित उस पूरी विजयी टीम को अपने आवास पर बुलाया, अपने आवास पर मिले। दर्शक गूगल करेंगे, वो फोटो मिल जाएगी। खिलाड़ियों, चाहे वो बच्चियां हों चाहे हमारे लड़के हों, एक एक खिलाड़ी से पर्सनल टच किस तरह से प्रधानमंत्री देते रहे हैं। प्रधानमंत्री तक का मजाक उड़ाया कि छोटे छोटे टूर्नामेंट पर, अभी जब हमारी क्रिकेट टीम ने जीता, इसको प्रधानमंत्री ने किस तरीके, ये सारे खेल क्या है सर? खेल में खिलाड़ियों का जो पूरा का पूरा एनर्जी होता है, वो शाबाश बाकाप, ये क्यों कहा जाता है? इससे उनका मोराल ऊपर होता है, उनका मोटिवेशन ऊपर होता है। तो प्रधानमंत्री और इस सरकार के कम से कम महिला और उसके अलावा खेल और खिलाड़ियों के प्रति जो सम्मान है, और सिर्फ सम्मान ये नहीं है कि केवल ये सम्मान देते जा रहे हैं और हासिल कुछ नहीं हो रहा, रिसोर्सेस प्रोवाइड कराते जा रहे हैं, हासिल कुछ नहीं हो रहा। मैं यहाँ फहरिस्त नहीं गिनाऊंगा, लेकिन चाहे वो एथलेटिक्स हो, चाहे पैरा गेम्स हो, चाहे क्रिकेट हो, और तमाम खेल हो, हॉकी हो, आप देख लीजिए, इनमें परफॉर्मेंस कुछ तो बताती है सर। या इसको भी कह देंगे कि किसी ईवीएम हैक करके और वोट चोरी चोरी करके ये काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जरा आज के विपक्ष का देखिए, ये मोदी विरोध में भारत विरोध का विपक्ष हो चुका है सर। पहलवान बेटियां जब अपनी, मान लीजिए किसी जायज या नाजायज जो भी उनकी शिकायत रही हो, उसको लेके अगर वो कोई बात करती हैं, ये आपदा में अवसर खोजते हैं और उनको राजनीति का शिकार बना लेते हैं। और इन्हें शर्म आनी चाहिए कि ये बेटी पहलवान को नेता बना लेते हैं, और एक हमारे बेटे पहलवान को, एक भाई पहलवान को उठा के अपने मोर्चे का
नेता बनाने, आप बताइए, खिलाड़ियों को खिलाड़ी बनाने से इनकी प्राथमिकताएं क्या है? ये खिलाड़ियों को अपनी दूषित राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद उनको अपना पालतू राजनेता और नेता बना लेते हैं। तो ये दरअसल दो डीएनए और दो संस्कारों का फर्क है सर। आपने अभी रिगार्डिंग शुरू करने से पहले आपने जो बताया, मिताली राज ने एक्सेप्ट किया कि 1,000 रुपए मैं मैच फीस मिलती थी। मैं वो एक्चुअल में लल्लन टॉप पे इंटरव्यू देख रहा था, वो दर्शक भी अगर गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। जी। सौरभ द्विवेदी उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। उनसे पूछा गया था कि जब आप रनर्स अप रही थी तो आपको कितनी मैच फीस मिलती थी? चौंकाने वाली बात है, 2005 की बात है ये। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय। इसी 10 जनपद की सरकार थी। मिताली राज ने उस इंटरव्यू में बताया है, गूगल करिए मिल जाएगा। उसने बताया कि हमें पर मैच 1,000 रुपया मिला था और हम उस टूर्नामेंट में, विश्व कप में 8 मैच खेले थे, तो पर हर खिलाड़ी को 8-8 हज़ार रुपया मिला था। मैं दर्शकों को बता दूं, अवनीश जी भी बताएंगे डिटेल। आज की जो भारतीय टीम है, क्रिकेट टीम है महिलाओं की, इसको समान अधिकार मिला हुआ है। इनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता है साल का और उतनी ही राशि मैच फीस मिलती है जितनी पुरुष क्रिकेटर्स को मिलती है। तो परफॉर्मेंस क्यों नहीं आएंगी? जी। बिल्कुल ठीक है सर। और पहले तो एफिलिएशन भी नहीं था, अब तो इनको एफिलिएशन भी है और प्रॉपर तरीके से जो इनको इंटरनेशनल जो बॉडी है आईसीसी, उससे भी पैसे हासिल होते हैं इनकी ट्रेनिंग के लिए, इनको कोचेस के लिए, बाकी इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके लिए भी। सवाल ये है सर कि दरअसल इनका नेगेटिव अप्रोच क्यों होता है? और आप देखिए, जब नेता कुछ नहीं कहता तो ये अपने इकोसिस्टम से कहलवाते हैं। आपने बहुत सही ट्रीटमेंट दिया, आपने कहा कि उस व्यक्ति का आप नाम भी नहीं लेना चाहते, लेने की आवश्यकता भी नहीं है, लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये इतने दूषित हैं कि ये जब खुद नहीं कह पाते, तो ये अपने इकोसिस्टम के ज़रिए ये सारी बात कराते हैं। और तो और सर, खिलाड़ियों में जाति खोजी जाती है। ये तक कहा जाता है, अपने इकोसिस्टम द्वारा कहलवाया जाता है कि अरे फलाने-फलाने जाति का है, अगड़ा है, पिछड़ा तो है ही नहीं, पिछड़ा है इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। ये बताता है सर कि ये पार्टियां, ये नेता ऐसी राजनीति करने वाले और इनको सपोर्ट करने वाले, इनके लिए कवर फायर देने वाले जो इनका इकोसिस्टम है, वो हर जगह खुद राजनीति करता है। ये खेलों में भी राजनीति करते रहे हैं। जब इनका अपना नेता उसी क्रिकेट के मैनेजमेंट में होता है, तब तो इनका वो कोई परेशानी नहीं होती। और यहाँ किसी का पुत्र अगर होता है, तो इनको बहुत परेशानी होती है। अभी भी सर, राजीव शुक्ला राजीव शुक्ला, लगातार, मतलब वो बिल्कुल, आईपीएल का चेयरमैन भी रहा है, लगातार बिल्कुल। बीसीसीआई का उपाध्यक्ष बना हुआ है। उसको लेकर के तो कभी इस तरह की बयानबाजी नहीं होती जैसे जय शाह को लेकर के करते हैं। सर, लालू प्रसाद यादव का क्रिकेट से क्या रिश्ता? और बिल्कुल। बिहार में क्रिकेट, संभवतः बिहार से हमारे खिलाड़ी क्रिकेट के नहीं आ पाए, वो इसी वजह से है। दूसरी चीज, आपको राजनीतिक विरोध मोदी का करना है भैया, सुबह दोपहर शाम रात को सोते समय मैं जपते जपते परेशान हो गया हूं, करिए ना। लेकिन आप भारत का, फिर आप कहते हैं कि वोट चोरी होती है। आप हमारी बेटियों का अपमान करेंगे और फिर कहेंगे वोट चोरी होती है। आप छठ का अपमान कर देंगे, फिर कहेंगे कि बिहार में वोट चोरी हो गई। सर, दरअसल ये अब समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी युक्ति लगाई जाए जिस युक्ति से, लेकिन उसको समझना बेहद आसान है। और इनकी समस्या यह है कि इनके पास वो मैकेनिज्म नहीं है। समझना केवल ये आसान है, इतना आसान है कि आप व्यक्ति का, पार्टी का, विचारधारा का विरोध करते करते भारत के विरोध में मत खड़े होइए। पहली चीज, भारत के संस्कृति के विरोध में मत खड़े होइए, भारत की सेनाओं के विरोध में मत खड़े होइए, भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले हमारे उद्यमशील जो उद्योगपति हैं, व्यापार के लोग हैं, व्यापार जगत के, उनके खिलाफ मत खड़े होइए। लेकिन ये कितना सहज है सर, लेकिन इनको कैसे समझ में नहीं आएगा? इनको इसलिए नहीं समझ में आएगा कि दरअसल ये भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत और उसमें रचे बसे लोग हैं ही नहीं।
आप इनसे उम्मीद नहीं कर सकते, ये नहीं करेंगे सर। ये वो वाले हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। इनका वश चले, राहुल का वश चले और उनकी राजनीति का वश चले, तो ये क्रिकेट और बाकी जो खेल हैं उनमें भी रिजर्वेशंस की बात करने लगेंगे। और यदा कदा मुझे कुछ सस्ते इकोसिस्टम के लोग, जो जिनका नाम अभी जिक्र आप नहीं करना चाहते थे, उस सस्ती चवन्नी ने एक आध बार ऐसा किया भी है। तो ये मानसिकता का फर्क है सर। और हम बार बार, चूंकि थोड़े से लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ का विपक्ष भी ठीक ठाक हो। इतना लताड़ा और इतना कबाड़ा विपक्ष ना हो, तो हम लोग चिंता करते हुए दिख जाते हैं कि अरे भाई राहुल, थोड़ा सा तो सही करो यार, फलाने पार्टी थोड़ा सा तो सही करो यार, कम से कम भारत के लोकतंत्र में एक विपक्ष की भूमिका तो निभाओ यार। लेकिन नहीं सर, इनसे नहीं हो पाएगा। तो इनसे अब कोई अपेक्षा करना, इनमें सुधार की कोई गुंजाइश देखना, ये संभव नहीं है। बेटियों के बारे में सर, मैं यहां पर लोहिया साहब को कोट करना चाहूंगा। जी, श्रीमती इंदिरा प्रधानमंत्री थी, लोहिया जी बेटी की कहते थे, और उन्होंने दो मांग, एक चूल्हा, और वो भी महिलाओं की समस्याओं से जुड़ी थी, और दूसरा उन्होंने कहा था, इंदिरा मैं अगले 5 साल तुम्हारा विरोध नहीं करूंगा। मैं जब गांव जाता हूं तो मेरे गांव की पगडंडियां चक्रोट मानव मल से पटे रहते हैं। मेरी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है उन्हें। अगर हो सके तो गांव में सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था करा दो। और सर, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने हर घर शौचालय की व्यवस्था कराई। और ग्रामीण परिवेश से आने वाले जो भी हमारे दर्शक हैं, वो समझ सकते होंगे कि एक केवल शौचालय, जिसको बाद में इज्जत घर तक का नाम दिया गया, उससे सबसे बड़ा लाभ अगर मिला तो हमारी माताओं बहनों, हमारी बेटियों और हमारी बच्चियों को मिला। इतनी बड़ी त्रासदी थी सर ये। और सिर्फ इतना ही नहीं कि उन्हें शर्मसार होना पड़ता था, दिन में उनका निकलना मुश्किल था, ये नेचुरल काल है, लेकिन वो बिल्कुल। नहीं निकल सकती थी। उससे तमाम तरह के अनहाइजेनिक सिचुएशंस पैदा होते थे। इसके साथ साथ जो इसका एक बड़ा पक्ष था कि जब वो शाम को गांव के बाहर जाते थे या गांव के खुले एरियाज में जाती थी, उनके साथ तमाम तरह की हरकतें होती थी। और कई स्थितियों में तो उनके साथ बेहद दर्दनाक घटनाएं भी हुई हैं, क्योंकि खुले में शौच जाना उनकी मजबूरी थी। सर, जो व्यक्ति बेटियों के लिए यहां से चिंता करता, जो व्यक्ति बेटियों के लिए सदैव एक दादा पिता के भाव से देखा जाता हो, ऐसे छवि का उसने निर्माण किया हो, आप उसके राज में, उसके शासन में, अगर हमारी महिला खिलाड़ियां, चाहे वो क्रिकेट की हों, आज हम क्रिकेट सामयिक है इसलिए उस पर बात कर रहे हैं, तो ये कम से कम किसी मुंह से ये नहीं बता सकते कि प्रधानमंत्री ने या इस सरकार ने महिलाओं के बारे में क्या किया। किसी भी क्षेत्र की महिलाएं, किसी भी क्षेत्र की, आप स्टार्टअप में देख लीजिए, आप इंडस्ट्री में देख लीजिए, आप गवर्नमेंट सर्विसेज में देख लीजिए, उनकी पदोन्नति में देख लीजिए, आप सेनाओं में देख लीजिए। इसके अतिरिक्त अभी बड़ी बात हो रही है सर, बिहार में एक बिल्कुल 25 साल की बच्ची है, मैथिली ठाकुर, लोक गायिका है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। बहुत सारे लोग उस पर कुछ चेष्टा कर रहे हैं कि अरे साहब, वो 25 साल की है, वो क्या जानेगी, उसको क्यों राजनीति में उतार दिया बीजेपी ने। लेकिन साहब, आप युवाओं के लिए वर्जित कर देंगे और युवा महिलाओं के लिए, आपके सामने परसीमन आने वाला है, उसके बाद रिजर्वेशन होगा महिलाओं के लिए। आप कहां से नेत्रियां तैयार करेंगे साहब, टिकट किनको देंगे? तो ये और होता है कि पहले से पार्टिसिपेशन की प्लानिंग करना और उसके लिए तैयारी करना। प्रधानमंत्री इसलिए जाने जाते हैं, ये सरकार इसलिए जाने जाती है। उसके बावजूद भी ये सरकार लिंग, जाति, समाज और यहां तक कि इनके हार्डकोर सपोर्टर इस बात से नाराज रहते हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन एक राष्ट्र का विकास तभी है जब सारों का विकास हो जाए, अन्यथा ये अराजक, जो पहले से ही इनकी मानसिकता अराजक है, वो हमारे देश के विकास की गति को बाधित करेंगे। तो कम से कम इनके पास कोई मुंह नहीं है सर, इनसे आप अपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इनकी चिंता करना छोड़ दीजिए सर।